नमस्कार छात्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं लोधी सर। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर कॉमर्स क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी हिंदी मीडियम का चैप्टर नंबर 1 का कंप्लीट एक्सरसाइज। वीडियो में बने रहिए। सिर्फ 10 मिनट में हम आपको चैप्टर नंबर 1 का कंप्लीट एक्सरसाइज याद कराने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों से। तो पहला क्वेश्चन हमारा आता है बहुविकल्पीय प्रश्न में साझेदार का दायित्व होता है। पहला ऑप्शन दिया है सीमित, असीमित, पूंजी तक सीमित, इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार प्रत्येक साझेदार का दायित्व असीमित होता है। असीमित का मतलब ये है कि अगर फर्म अपने दायित्वों को चुकाने में असमर्थ हो जाए तो साझेदारों की निजी संपत्तियों को बेचकर फर्म के दायित्वों को चुकाया जा सकता है। चलिए दूसरा हम क्वेश्चन की हम बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन की। अगला हमारा क्वेश्चन आता है आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज फर्म के लिए क्या है? पहले ये समझ लीजिए बेटा, फर्म आहरण पर ब्याज लगाती है मतलब फर्म आहरण पर ब्याज प्राप्त करती है। किससे? साझेदार से। तो अब ये आहरण पर ब्याज क्या है ये पूछ रहा है। फर्म के लिए हानि है, साझेदार की आय है, फर्म की आय है, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा ये फर्म के लिए आय है, क्योंकि आहरण पर ब्याज साझेदार से फर्म प्राप्त करती है। अगर यहाँ एग्जाम में आय के स्थान पर लाभ आ जाए तो आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है? लाभ सेलेक्ट करना है। तीसरे हम क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड हमारा क्वेश्चन है साझेदारी संलेख के अभाव में ऋण पर ब्याज दिया जाता है। 6%, 8%, 9%, 12%। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार यदि कोई साझेदार फर्म को बिना समझौते के ऋण देता है तो फर्म उसे 6% वार्षिक ब्याज प्रदान करती है। तो सही ऑप्शन होगा हमारा आ। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ हानि का विभाजन होता है। यदि साझेदार संलेख ना बनाए तो लाभ हानि किस अनुपात में बांटेंगे? तो पूंजी के अनुपात में, त्याग अनुपात में, आय प्राप्ति अनुपात में, किसी भी अनुपात में नहीं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा किसी भी अनुपात में नहीं, क्योंकि संलेख के अभाव में साझेदारों के बीच जो लाभ हानि का विभाजन होता है वो होता है बेटा समान अनुपात में। याद रखिएगा, संलेख के अभाव में साझेदारों के बीच लाभ का विभाजन किस अनुपात में होता है? समान अनुपात में। तो अगला क्वेश्चन हमारा आता है साझेदारी संलेख तैयार किया जाना है। तो हम सभी पढ़ चुके हैं साझेदारी का जन्म किससे होता है? समझौते से या अनुबंध से होता है। और समझौता कैसा होता है? मौखिक या लिखित। तो ये जरूरी नहीं कि साझेदारी बनाने के लिए हम लिखित समझौता करें, अर्थात क्या बनाएं? साझेदारी संलेख बनाएं। तो यहाँ पर ऑप्शन है अनिवार्य, ऐच्छिक, अंशतः अनिवार्य, अनावश्यक। तो साझेदारी संलेख तैयार करना क्या होता है? ऐच्छिक होता है। और ऐच्छिक की जगह पर बेटा अगर एग्जाम में क्या लिखा आ जाए? वैकल्पिक, तो आपको क्या सिलेक्ट करना है? वैकल्पिक। तो ये हमारे कंप्लीट हो गए सही विकल्प। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, रिक्त स्थान यानी कि खाली स्थानों की। तो पहला क्वेश्चन हमारा आता है स्थायी पूंजी पद्धति में खालिस्तान खाता भी खोला जाता है। तो स्थायी पूंजी पद्धति में बेटा इसके साथ हम चालू खाता भी खोलते हैं। कौन सा खाता? चालू खाता। सेकंड हमारा खालिस्तान आ जाता है साझेदारी फर्म का पंजीयन खालिस्तान है। साझेदार फर्म का पंजीयन खालिस्तान है, या तो आप लिख दीजिएगा ऐच्छिक और या लिख दीजिएगा अनिवार्य नहीं है। क्या लिख देंगे? अनिवार्य नहीं है। तो दोनों ही ऑप्शन आपके सही होंगे। थर्ड हमारा क्वेश्चन आता है साझेदारी का जन्म होता है डैश से होता है। साझेदारी का जन्म किससे होता है? तो बेटा साझेदारी का जन्म होता है अनुबंध से। परंतु कौन से अनुबंध से? बेटा वैध अनुबंध से। अनुबंध कैसा होना चाहिए?
वैध होना चाहिए। फोर्थ हमारा क्वेश्चन आता है, गुणनफल विधि द्वारा खालिस्तान पर ब्याज की गणना की जाती है। गुणनफल विधि से हम किस पर ब्याज की गणना करते हैं? तो बेटा हम बता दें, गुणनफल विधि से हम आहरण पर ब्याज की गणना करते हैं। अगला हमारा खालिस्तान है, साझेदारी का चालू खाता तब खोला जाता है जब खालिस्तान, साझेदारों का चालू खाता तब खोला जाता है खालिस्तान, तो तब खोला जाता है जब साझेदारों के पूंजी किस पद्धति से हों? स्थायी पूंजी पद्धति से। किससे? स्थायी पूंजी पद्धति से। तब हम कौन सा खाता खोलते हैं? साझेदारों का चालू खाता। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, सत्य असत्य। चलिए, तो पहला हमारा सत्य असत्य का क्वेश्चन आता है, किसी साझेदार का ऋण आंतरिक दायित्व होता है। दायित्व दो प्रकार के होते हैं, एक बाहरी दायित्व, अगर हम बाहर से किसी से ऋण ले लें तो वह दायित्व है, और संस्था के अंदर से ऋण ले लें तो वो कौन सा दायित्व है? आंतरिक दायित्व है। चूंकि साझेदार संस्था के अंदर का व्यक्ति है, इसलिए साझेदार का ऋण अगर हम ले लें तो वो कौन सा दायित्व माना जाता है बेटा? आंतरिक दायित्व माना जाता है। इसलिए हम इस ऑप्शन को करेंगे ट्रू, ये सत्य है। क्या कर देंगे? सत्य है। इसके बाद साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों को पूंजी पर 6% वार्षिक ब्याज पाने का अधिकार होता है। तो बेटा एग्जाम में बच्चे क्या करते हैं? 6% देखते हैं और आंसर ट्रू हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको पढ़ना है ये किस पर ब्याज की बात कर रहा है? ये पूंजी पर ब्याज की बात कर रहा है। और संलेख के अभाव में ना तो साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जाता, ना आहरण पर ब्याज लगाया जाता, ना ही किसी साझेदार को वेतन या कमीशन दिया जाता है। इसलिए ये जो हम इस क्वेश्चन का जो आंसर करने वाले हैं ये असत्य करने वाले हैं, क्योंकि पूंजी पर ब्याज हम किसी भी दर से नहीं लगाते, ना ही देते हैं। किसके अभाव में? संलेख के अभाव में। अगला क्वेश्चन आता है, साझेदारी फर्म में साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। साझेदारी व्यापार में कौन सा अधिनियम लागू होता है? 1932। तो इसे हम करेंगे ट्रू, यानी कि सत्य। अगला है, साझेदारी संलेख बनाना अनिवार्य है। अभी हम आपको बता चुके हैं बेटा, साझेदारी संलेख बनाना बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है। साझेदारी संलेख बनाना क्या होता है? ऐच्छिक या वैकल्पिक। परंतु ये क्या कह रहा है कि अनिवार्य है, कह रहा है तो ये गलत है। इसको हम क्या कर देंगे? असत्य कर देंगे। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आता है, सही जोड़ियां। चलिए सही जोड़ियां मिलाते हैं। तो सही जोड़ियां ध्यान से देखिएगा, अच्छे से पढ़कर हमें सॉल्यूशन करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है एग्जाम में, ताकि एक एक नंबर हमारे लिए कीमती होता है। तो सबसे पहले सही जोड़ियों में हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है लिखित समझौता। तो साझेदार के ऋण का लिखित समझौते से कोई समझौता संबंध नहीं है। स्थायी पूंजी लिखित समझौता से कहीं से मैच ही नहीं होता। चालू खाते का भी लिखित समझौते से कोई संबंध नहीं। संलेख लिखा हुआ एक प्रपत्र, इसका मतलब लिखित समझौते का आंसर क्या होने वाला है यहाँ पर? साझेदारी संलेख। सेकंड हमारा क्वेश्चन आता है, चालू पूंजी खाते। चालू पूंजी खाते, अब चालू पूंजी खाते कहाँ बनाए जाते हैं? तो बेटा चालू खाते बनाए जाते हैं हमारे स्थायी पूंजी खाते में। किस में बनाए जाते हैं? स्थायी पूंजी खाते में। दूसरे का आंसर होगा हमारा स्थायी पूंजी खाता। स्थिर पूंजी खाता किसके साथ बनाया जाता है बेटा? तो चालू पूंजी खाते के साथ बनाया जाता है। तीसरे का आंसर होगा हमारा चालू पूंजी खाता, या ओनली आप चालू खाता लिख सकते हैं यहाँ पर पूंजी हटाकर। आंतरिक दायित्व, आंतरिक दायित्व अभी बताया था। साझेदार का ऋण कौन सा दायित्व है? आंतरिक दायित्व। तो 4 का आंसर हो गया हमारा आ। केवल व्यक्ति ही क्या बन सकता है? साझेदार बन सकता है। 5th का आंसर होगा या। एग्जाम में अगर और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ ले कि साझेदार कौन बन सकता है, तो बेटा आपको लिखना है केवल एक व्यक्ति ही कौन बन सकता है? साझेदार बन सकता है। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है एक शब्द में उत्तर।
तो पूंजी खाता जिसका अंतिम शेष प्रति वर्ष बदलता रहता है उसे क्या कहते हैं? तो हमने पूंजी खाते आपको दो विधियों से बताए थे, स्थिर पूंजी पद्धति से और परिवर्तनशील पूंजी पद्धति से। स्थिर पूंजी पद्धति में साझेदारों के पूंजी खाते का शेष सदैव स्थिर रहता है, परंतु परिवर्तनशील पूंजी खाते का शेष प्रति वर्ष बदलता रहता है। इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे परिवर्तनशील पूंजी खाता। कौन सा खाता बेटा? परिवर्तनशील पूंजी खाता जिसका शेष प्रति वर्ष क्या होता है? बदलता रहता है। दूसरा हमारा एक शब्द में उत्तर आता है, साझेदार द्वारा व्यवसाय में निजी प्रयोग के लिए निकाली गई पूंजी क्या कहलाती है? तो हम आपको बता दें, साझेदार निजी प्रयोग के लिए बेटा कुछ भी निकाल लें, पूंजी के अलावा भी कुछ भी निकाल लें, वो एक ही चीज कहलाएगी निजी प्रयोग। क्या कहलाएगी? आहरण। क्या कहलाएगी? आहरण। वे व्यक्ति जो एक दूसरे के साथ साझेदारी में सम्मिलित हुए हैं, मतलब दो या दो से व्यक्ति एक साथ आ गए और किस में सम्मिलित हो गए? साझेदारी में। अब उनके सामूहिक रूप को हम क्या कहेंगे? सामूहिक रूप को हम कहेंगे बेटा साझेदारी फर्म। क्या कहेंगे? साझेदारी फर्म। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, साधारण साझेदारी व्यवसाय में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो पहले बेटा 2013 से पहले साझेदारी में जो अधिकतम संख्या होती थी वो 20 होती थी, परंतु कंपनी अधिनियम 2013 में जब संशोधन हुआ तो वर्तमान में अब साझेदारी व्यवसाय में अधिकतम साझेदारों की संख्या 50 होती है, और कम से कम अगर पूछ ले बेटा तो कितनी होती है? 2 होती है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। फर्म द्वारा साझेदारों की पूंजी पर ब्याज कब दिया जाता है? अब जब साझेदार फर्म में पूंजी लगाएंगे तो फर्म साझेदारों को उस पूंजी पर ब्याज देती है, ये बात तो बिल्कुल सत्य है, परंतु ब्याज देगी कब? अगर फर्म को हानि हो गई तो क्या ब्याज देगी? बिल्कुल नहीं देगी बेटा। फर्म साझेदारों को पूंजी पर ब्याज तभी देती है जब लाभ हानि खाता क्या दर्शाता है? लाभ दर्शाता हो, तभी हम साझेदारों को किस पर ब्याज देंगे? पूंजी पर ब्याज। यदि एग्जाम में आपसे पूछ ले कि हानि होने की दशा में भी पूंजी पर ब्याज दिया जाता है, तो बिल्कुल नहीं दिया जाता। साझेदारों को पूंजी पर ब्याज तभी दिया जाएगा जब लाभ हानि खाता क्या दर्शाएगा बेटा? लाभ दर्शाएगा। तो ये चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ध्यान से वीडियो को देख लीजिएगा, देखने का समय नहीं मिले तो प्ले करके सुन लीजिएगा। अगले चैप्टर के लिए हम कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।